लोग पढ़ रहे थे पाषाण काल। उस पाषाण काल में हम लोग का अध्याय चल रहा था ताम्र युग। ताम्र युग का हम लोग बहुत सारे इंट्रोडक्शंस पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कहाँ से क्या अवशेष मिले, कहाँ से क्या पुरातात्विक साक्ष्य बने, कौन कौन से स्थल थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम लोग रिविजन्स कर लें, जो आप लोग को सभी को पता है उसका वन शॉट में रिविजन। जैसे ताम्र पाषाण काल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? आपका फर्स्ट मेटल एज के नाम से। अब एक क्वेश्चन होगा कि इसे फर्स्ट मेटल एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में सर्वप्रथम हमें मेटल प्राप्त हुआ था, धातु, और उस धातु का नाम क्या था? तांबा। ठीक है, तो बोला जाएगा तांबे की खोज किस काल में हुई? तो किस काल में हुई? ताम्र पाषाण काल में। अगर ताम्र पाषाण को दूसरे नाम से जाना जाता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? चालकोलिथिक। ठीक है, चालकोलिथिक एज में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ताम्र पाषाण काल की संस्कृति किस प्रकार थी? शहरी थी कि ग्रामीण थी? किसमें थी? ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, और आपको बताया गया था कि ग्रामीण संस्कृति के अलावे कुछ ऐसे जगह है जहां पर वहां पर नगरीय सभ्यता देखी गई है। वो जगह था इनाम गांव, जहां पर इनाम गांव में बताएं मिट्टी की बस्तियां भी मिली है और कुछ कुछ जगह पर नगर सभ्यता भी देखने को मिलती है। और अगला जगह देखने को मिलता है दैमाबाद, जो आपका अहमदनगर महाराष्ट्र में है। नगरीय सभ्यता मतलब वहां का नगरीय विकास हो रहा था। मतलब कहीं कहीं मिट्टी ईंटों के भी मकान देखने को मिले हैं, लेकिन वो ईंटों के मकान पके हुए नहीं थे, कच्चे हुआ करते थे। ठीक है, तो इन दो जगहों पर आपकी नगरीय सभ्यता भी देखने को मिलती है। उसके बाद आगे है, बोला गया था, आगे बताया गया था भारत के ताम्र पाषाण काल में बस्तियां जो मुख्य रूप से देखने को मिली है वह कहां पर देखने को मिली है? दक्षिण पूर्व भारत में मिली है। फिर उसके बाद दक्षिण पूर्व भारत में वो जगह का नाम क्या है? राजस्थान के अरहर में। ठीक है, आहार में मिली है। और दूसरा कहाँ मिली है? गीलून। ये दो जगह से ताम्र पाषाण काल के बहुत ज्यादा साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था कि आहार जो पड़ता है राजस्थान में, वहां तांबे की कुल्हाड़ी और तांबे की चूड़ियां देखने को मिली है। तो आपसे पूछा जाएगा कि तांबे की कुल्हाड़ी और तांबे की चूड़ियां कहाँ से मिले हैं? वो राजस्थान में मिले हैं। राजस्थान के कहां पर? उदयपुर जिले के आहार नामक जगह पर मिले हैं। ठीक है, दूसरा एक जगह आता है राजस्थान में ही आता है गीलून जगह। वहां पर देखो बोले थे ना कुछ पके हुए ईंटों के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसीलिए बताया गया था वहां सभ्यता नगर सभ्यता हो सकती है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आगे बताया गया था कला, क्योंकि धीरे धीरे कला का भी विकास होता है। तो कला में नाम आता है टेराकोटा। टेराकोटा का मतलब होता है कि मिट्टी के बर्तन बनाना। ठीक है, और इस मिट्टी के बर्तन में विशेष से मृद भांड, मतलब जो घड़ा टाइप का जो आकार होता है उसी को हम लोग मृद भांड मुख्य रूप से कहते हैं। और इसे कलर करने के लिए उस काल में ताम्र पाषाण काल में दो तरह का कलर यूज होता था, वो काले और लाल रंग के। मतलब सपोज दैट जैसे अभी देखते होंगे मार्केट में या मेले के फेस्टिवल में जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें बहुत सारा कलर यूज होता है, लाल पीला हरा नीला बैंगनी। तो उस जमाने में भी लोग कलर करते थे, माने मिट्टी के बर्तन देखने में और भी आकर्षित लगे, इसीलिए उस जमाने में दो तरह का कलर होता था। एक कलर काला यूज करते थे और दूसरे लाल कलर का यूज किया करते थे। ठीक है, ये याद रखिए। गांव में भी देखोगे मिट्टी का बर्तन कुछ भी नहीं मिलेगा तो एक ही रंग से बना देता है कि क्या होगा, उसका बर्तन अच्छी तरीका से बिके। ठीक है, अगला है आपका मृत भांड जो हुआ करते थे चित्रित हुआ करते थे। मतलब जो मृत भांड बना दिए जाते थे उसके ऊपर में बहुत सारे आकृतियां कर दिया जाता था। ठीक, तो वही बोला गया है उस काल में जो मृद भांड हुआ करते थे वो चित्रित होते थे और उस पर भी काले और लाल रंग का प्रयोग हुआ करता था। और दूसरे नंबर के बाद वो आप लोग जानते हैं कि नवपाषाण काल आते आते बहुत सारे पत्थर का खोज हो चुका था आपका। तो उस काल में जो मनका का मतलब होता है महिलाएं जो मालाएं फिरोती है पहनती है बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड मनका। इस तरह का माला है, अभी भी चलते हैं, बहुत सारे लोग महिलाएं पहनती भी है माला इस तरह का। देखोगे कि अगर दादा दादी होंगे तो उस तरह का बहुत तरह का मूंगा क्या बोलते हैं सिक्का का उस तरह का बहुत सारा का उस तरह का पाषाण लोग पहना करती थी।
धीरे धीरे सभ्यता जैसे डेवलप हुआ तो पहले जमाने में जो मनका बनाया जाता था वो बहुत ही सस्ते पत्थर के हुआ करते थे और मुख्य रूप से एजेड और जिप्सर नामक पत्थर का यूज हुआ करते थे, जैप्सर, जो बहुत ही सस्ते हुआ करते थे क्योंकि महंगे पत्थर तो महंगे होते थे। इसीलिए उस जमाने में जो वो लोग यूज किया करते थे मनके बनाने के लिए कम मूल्य के पत्थर का यूज करते थे। ठीक है, और आपको ये बताएंगे उस काल में शिल्प कला का भी विकास हो रहा था। जैसे कुम्हार, जितना भी आपके मिट्टी के बर्तन बनाने वाले वो कुम्हार अपना यूज करते थे। तांबा का आविष्कार हो चुका था, इसलिए तांबे के सामान भी कारीगर आपके बनने लगे थे। हाथी के दांत के भी वस्तु का यूज होने लगा था। उसके बाद टेराकोटा में मूर्तियां एक ऐसे मिली है जो पकी हुई मिट्टी के नग्न अवस्था में मिलती है। इससे प्रमाण होता है कि उस समय में मिट्टी के बर्तन का विकास हो चुका था। अब आइए फसल की बात, तो आपसे फसल जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनर रिपीट दे देगा कि ताम्र पाषाण काल में आपका दे देगा 4-5 तो फसल, बोलेगा इनमें से कौन सा फसल यूज नहीं करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा फसल में जो था वो जौ का भी उत्पादन करते थे, गेहूं, बाजरा, ज्वार, मसूर, मटर, काला चना, उसके बाद आपका हरा चना का यूज किया करते थे। भारत में खेती जो होती थी, चावल की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं और बिहार और पश्चिम बंगाल में मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। माने इससे ये प्रमाण होता है कि वहां पर मछली पकड़ने का लोग शौकीन हुआ करते थे, मनोरंजन का रूप में यूज किए या खाने के लिए। जनरली अभी तालाब में जाते हैं, जैसे अभी टीवी नहीं हुआ करती थी, अभी भी देखोगे कि बंगाल में लगभग लगभग हर छोटे छोटे जगह पर आपको तालाब मिलता है। वो लोग क्या होता है, जाओगे जब कोलकाता तो एंट्री करोगे तो बहुत तालाब मिलेगा, देखिए मछली पका के 4-5 तो बंसी लाकर बैठा रहता है। मैंने एक शौक इंटरटेन के लिए भी लोग मनोरंजन के लिए भी करते हैं। वहां मछली पकड़ प्रतियोगिता भी होती है कि जो ज्यादा मछली पकड़ेगा उसको इनाम मिलेगा, लेकिन पकड़ने का सब तैर के नहीं होता है, बंसी से पकड़ना होता है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रतियोगिता मैंने मनोरंजन के रूप में भी यूज किया करते होंगे। तो इसीलिए बोला गया है कि मछली पकड़ने का जब कांटा मिला तो इससे ये प्रमाण होता है कि वहां के लोग जो होता है पश्चिम मछली का भी आहार में हुआ करता होगा। इसलिए अभी भी देखोगे तो पश्चिम बंगाल का मुख्य आहार जो माना जाता है मछली और भात को माना जाता है। तो जैसी वहां परंपरा धीरे विकसित हुई उसी को अपना मुख्य आहार बना लिया। फिर उसके बाद सबसे बड़ी ग्रामीण सभ्यता जो देखने को मिली है वो नवादा टोली। कहां पर मिली है? नवादा टोली। वो जगह कहां पर था आपका? महाराष्ट्र में। तो वही बोला गया सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती जो है, यहाँ पर जहां ग्रामीण बस्ती होंगे वहां अनाज की पैदावार भी ज्यादा होगी, जहां कम लोग रहेंगे वहां कम अनाज की पैदावार होगी। तो बोला गया है नवादा टोली में जितनी बड़ी ग्राम बस्ती थी वहां पर उतनी ही ज्यादा फसल हर तरह का किया जाता था। उसके बाद पशुपालन में उस समय अवगत थे, गाय, भैंस, बैल, बकरी, सुअर, ये सभी से वो लोग परिचित हुआ करते थे। अब आइए इसके मुख्य कड़ी में। तो जैसे ये बता दिया गया था ये चार्ट के बारे में, ठीक है, इसको रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब आइए ये थोड़ी सी जान लो। संस्कृति, संस्कृति के मतलब होता है, मतलब जानिए उस समय अंधविश्वास की भी भावना थी। ऐसा माना जाता था कि आदमी अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाता है तो वो पुनर्जन्म लिया जाता है। ठीक, तो आपको बताए थे कि उस काल में दाह संस्कार की 2 प्रकार की प्रथाएं थी, एक आंशिक थी और एक पूर्ण। समझिए आंशिक और पूर्ण में क्या होता, आंशिक मतलब क्या होता था कि कोई आदमी मर गया तो कहीं पर उसको ऐसे खेत में फेंक दिया तो जानवर उनवर पूरा खा जाते थे, जो हड्डी बच जाता था उसी को ला करके अपना घर में दफना देते थे। दैट इज कॉल्ड आंशिक। इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे जब सिंधु घाटी की सभ्यता में। वहां क्या हुआ करता था, किसी को जब सजा दिया जाता था, कोई दोषी होता था तो उसको क्या करता था, लकड़ी का ऊपर में लटका करके छोड़ दिया जाता था। सोचो, मार के छोड़ दिया जाता बांध के, अब जानवर जो आएगा उसको नोच नोच के खाता था। तो जो कितना माने एकदम दगदाई उसको सजा मिलता था उस काल में। तो दैट इज कॉल्ड, उसको कहा जाता था आंशिक। आंशिक मतलब मर गया तो उसका हड्डी को फिर चुन करके जो उसका परिजन रहते थे कर देते थे। अब पूर्ण सदाह का मतलब होता है उसको जमीन में पूरी तरह दफना देना, दाढ़ी का पूर्ण श्राद्ध। तो उस काल में स्वदाह की 2 परंपराएं थी, आंशिक और पूर्ण। समझ में आ गया आंशिक और पूर्ण क्या होती है? अब देखो कुछ ऐसा माना जाता है कि उस काल में कि छोटे बच्चों को जब मृत्यु हुआ करती थी तो मृद भांड जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उसमें ढक करके उसे दफना दिया जाता था। ऐसे भी परंपरा रही थी। और दूसरा नंबर काम था, ये लोग उस समय भी मानते थे दिशा का, मतलब जब लोग दिशा को मानते थे तो ऐसा माना जाता है कि उस काल में लोग का दिशा का भी ज्ञान था। यही कारण है कि जब मृत्यु हो जाने पर किसी भी व्यक्ति को वो उत्तर दक्षिण दिशा में करके दफनाते थे, ऐसे नहीं पूरब पश्चिम।
उत्तर दक्षिण फेस में करके दफनाते थे। तो ऐसे पता चलता है कि उस काल के लोगों को दिशा का भी ज्ञान था, तभी तो होता था हमेशा कि नहीं उत्तर दक्षिण करके ही दसाना है, पूरब पश्चिम नहीं दसाता था। कॉन्सेप्ट से हमारी बात। तो इतनी थी आपकी ताम्रपाषाण काल के बारे में जानकारी। अब इसके बारे में समझिए, आगे ध्यान से समझिएगा फिगर्स को। जैसा कि ताम्रपाषाण काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो कुछ कुछ जगहों पर मिले हैं, जो आपको फिगर में ड्रॉ किया गया है। वो मुख्य स्थान जो है, पहले आपका किसका नाम आता है, महाराष्ट्र का, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद दक्षिण भारत, और अंत में आता है पूर्वी भारत। तो ये कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर ताम्रपाषाण काल के सबसे अधिक साक्ष्य मिले हैं। इन जगहों पर, अब इन जगहों पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसकी हम लोग क्रमबद्ध तरीका से पढ़ेंगे। तो देखो, राजस्थान का जो जिला है ये ब्लू, राजस्थान का जो राज्य ब्लू कलर, पिंक कलर से किया गया है, जिसमें आपका गणेश्वर जहां साक्ष्य मिले हैं ज्यादातर आपका, दूसरा आपका गिलुंद बताए हैं आपका, तीसरा आपको बताएं आहार बताया गया है। ये तीन ऐसे जगह पर है जहां पर सबसे ज्यादा आपको साक्ष्य मिले राजस्थान से। मध्य प्रदेश में जब आएंगे तो नवागा जगह का नाम है, कायथा एक जगह आता है, महेश्वर आता है, और नवादा टोली। ये चार ऐसे जगह है मध्य प्रदेश में जहां ताम्रपाषाण काल के सबसे ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। अगला साक्ष्य जो मिले हैं मुंबई, मुंबई में आपको जारवे संस्कृति को देखने को मिलेंगे। नासिक से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, दायमाबाद से मिले हैं, इनाम गांव से मिले हैं, और चंदौली से और नवासा से। ये ऐसे जगह थे मुंबई के जहां पर ताम्रपाषाण काल के सबसे ज्यादा साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उसके बाद आएंगे हम, फिर उसके बाद पूरब भारत में, तो वहां पर बिहार में चेरांद नामक जहां है, जहां पर चावल की खेती हुआ करती थी। उसके बाद पश्चिम बंगाल के बीरभूम जगह है जो पड़ता है, वहां पर आपको मिलेंगे वही मछली पकड़ने वाला जो कांटा बोले, वहीं पर वहां पर साक्ष्य मिलते हैं। और दक्षिण भारत में एंट्री कीजिएगा तो दक्षिण भारत का जो मद्रास वाला जहां पर अतिरम पक्कम बताए थे, वहां पर आपको तांबे के कुल्हाड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो आपके मुख्य मुख्य राज्य थे, ये राज्यों में इस खोजा गया जब पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इन राज्यों में तांबे की बहुत ज्यादा वस्तुएं मिली गई, तो ऐसा माना जाता है कि इस समय ताम्रपाषाण काल की सभ्यता का विकास मुख्य रूप से इन्हीं राज्यों में ज्यादा हुआ होगा। इसीलिए यहाँ तांबे के ज्यादा अवशेष मिले। जैसे मान लो जहां पर पत्थर के ज्यादा अवशेष हुए वो राज्य पत्थर से ज्यादा डेवलप हुआ। तो ये जो राज्य बताया गया है, इन राज्यों में साक्ष्य के आधार पर ऐसा माना जाता है कि तांबे का विकास इन राज्यों में और राज्यों की अपेक्षा ज्यादा रही होगी। तो ये मुख्य राज्य है, इसे आप याद भी रखिएगा। और किस राज्य से कहां क्या क्या चीज मिले हैं हम इसको अगले पढ़ रहे हैं। समझ में आई बात। अब देखो इसके आगे, जैसे आपके फिगर में बताया, जैसे पहला नाम आपका आता है राजस्थान का। राजस्थान का जैसे आपको बताए गए हैं, ये जो होता है आहार, आहार को बोला जाता है ताम्र नगरी। अगर बोला जाए किस नगरी को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो जगह का नाम क्या बोलेंगे, आहार। तो इसीलिए होता है, इसकी खोज जो हुई थी आपका 2100 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक बीसी में हुआ था आपका। ठीक है। दूसरी नंबर बात है, इसकी खोज करने वाले जो लोग थे अक्षय कीर्ति व्यास, याद रखिएगा। एक आहार जहां है राजस्थान में, उसको खोज करने वाले का नाम था अक्षय कीर्ति व्यास। क्या नाम था उनका, अक्षय कीर्ति व्यास। और वो इस जगह का खोज कब किए थे, 1554 ईस्वी में। कब खोज किए थे, सॉरी 1954 ईस्वी में। कब खोज किए थे, 1954 ईस्वी में। और इस जगह के खोजकर्ता का नाम क्या था, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है। अब देखिए, आहार जो राजस्थान में पड़ा है, वहां पर ऐसा प्रमाण आया है कि इस काल में पत्थर से बने हुए मकान मिलते थे। जनरली आमतौर पर हम लोग जानते थे इस काल में मिट्टी के मकान मिलते हैं, लेकिन इस काल में पत्थर के बने मकान मिले हुए हैं। दूसरा, तांबा स्थानीय रूप से उपलब्ध था, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में वहां तांबे की वस्तु मिलने के कारण इस जगह को ताम्र नगरी घोषित कर दिया गया। जैसे हम लोग बोलते हैं लोह नगरी, झारखंड का अगर बोलेंगे लोह नगरी कौन सा है, तो बोलते हैं जमशेदपुर। क्यों बोलते हैं जमशेदपुर, क्योंकि वहां पर लोहा का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम लोग उसको लोह नगरी बोलते हैं। तो ताम्र नगरी बोलने का वजह ही था कि राजस्थान के आहार ऐसा जगह था जहां पर सब धातुओं में सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाई जाती थी वो तांबे के समान आपके मिलते थे, इसीलिए उस काल को ताम्र नगरी घोषित कर दिया गया। सही बात।
अगले बोला गया है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। देखो ये जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता नहीं थी, लेकिन जिस तरफ एक तरफ राजस्थान में जिस समय आहार में ताम्र सभ्यता का विकास हो रहा था, उससे दूसरी तरफ क्या हो रहा था, आपका हड़प्पा सभ्यता का भी विकास हो रहा था। इसीलिए इसको बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। समकालीन मतलब जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स का बीएससी पढ़ रहे हैं, मैथ का बीएससी पढ़ रहे हैं, तो दोनों स्टूडेंट क्या समकालीन, लेकिन वो अपना पढ़ाई सेमेस्टर में कर रहा है, ये अपना सेमेस्टर में पढ़ रहा, दोनों एक समय में चल रहा। समझ में आई बात? समकालीन का मतलब वही होता है। दूसरा नंबर, इस काल में कपड़े के छपाई के भी प्रमाण मिले। मतलब ऐसा माना जाता है कि इस काल में ताम्र पाषाण काल में ही लोगों को कपड़े का ज्ञान हो चुका था, और उसमें जो वस्त्र मिलते थे वो कपड़े पर छापा हुआ, माने प्लेन कपड़ा नहीं, जैसे व्हाइट ये नहीं, जैसे डिजाइन वाला कपड़ा का मिलता था। तो आपका जो आहार नामक स्थान से आपके कपड़े की छपाई के प्रमाण मिले हैं। फिर उसके बाद तांबे की कुल्हाड़ी के भी वहां से खोजा मिला हुआ है, और तांबे के पत्थर, पत्थर का मतलब क्या होता है, जैसे तांबे को पीट पीट के चदरा समझते हैं ना, जो पतला पतला बना करके फिर अपने तरह तरह का आकार देके बर्तन बनाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आहार नामक जगह पर जो राजस्थान में पड़ती है, वहां लोग तांबे के पत्थर के भी अवशेष मिले हैं और तांबे की कुल्हाड़ी भी मिले हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ताम्र पाषाण काल, सोचो धीरे धीरे आज से कितने हजारों साल पहले वो डेवलप हो चुका था। आज भी हम लोग ड्रेस पहनते, वो ड्रेस नॉलेज उन लोग का हो चुका था, भोजन का ज्ञान हो चुका था, बस्तियां बन रही थी। तो सोचो उस काल की अगर सभ्यता नष्ट नहीं होती तो आज कितनी बड़ी भारत कितना डेवलप होता। लेकिन उस सभा की सभ्यता और संस्कृति नष्ट होने के कारण फिर से विकास होना पड़ा। समझ आई बात? तो आपसे पूछा जाएगा कि ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सपोज दैट बोल देगा कपड़े के छपाई के साक्ष्य कहां से मिले हैं, 3-4 तो ऑप्शन दे देगा, लिख देगा आहार, तो आपको आहार वहां रहेगा याद, तभी तो मारेंगे। तो आप आहार जो राजस्थान में पढ़ते हैं वहां क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो याद रखिए। क्या क्या साक्ष्य मिले? पहले क्या मिले हैं? पत्थर के बने मकान मिले हैं। दूसरे क्या साक्ष्य मिले हैं? आपका तांबे का स्थानीय रूप से उपलब्ध, मतलब वहां पर जितने भी यूज हुआ करते थे पत्थर से ज्यादा तांबे के औजार उपकरण सामान मिले हैं ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इस नगरी को क्या बना दिया गया? ताम्र नगरी कहा जाता है। अगला बोला गया है ये आहार सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन थी? आपका हड़प्पा सभ्यता के समकालीन। दूसरा, कपड़े की छपाई का ज्ञान क्या आहार किस काल में हो चुका था? आहार ताम्र पाषाण काल में। और कहां से इसके साक्ष्य मिले हैं? राजस्थान के आहार में। फिर उसके बाद तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहां से मिले हैं? राजस्थान के आहार में। तो ये सभी नाम याद रखिएगा, एग्जामिनर इसी का ऑप्शन देकर के पूछता है। समझ में आ गई बात? इसके अगले कड़ी में चलो। तो आपका बता दिया गया है राजस्थान का, देखो यही एक आहार जगह है। ठीक, आइए इसके बाद आता है अगला नाम होता है राजस्थान का गिलोंद। क्या जगह का नाम आता है? गिलोंद, जो होता है राजकम जिले में पड़ता है। ठीक, और इसके खोज करने वाले व्यक्ति के नाम थे SD सांकलिया। क्या नाम थे? SD सांकलिया। ठीक, तो ये जो होता है राजस्थान का गिलोंद जिला, जो आपको यहाँ पर दिखा दिया गया, देखो यही है राजस्थान का गिलोंद जिला। ठीक है, तो यहां से बोला गया अग्नि कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब जैसे ही जानते हैं कि पाषाण काल में आग का आविष्कार हो गया, मतलब यहां पर भी खोजा गया तो मतलब उस तरह के अग्नि के कुंड देखने को मिले हैं। दूसरा मतलब होता है पत्थर के फलक उद्योग। फलक उद्योग करने का मतलब पत्थर से जो औजार बनाए जाते थे उसके भी साक्ष्य आपको यहां से देखने को मिले हैं इस ताम्र पाषाण काल में। फलक मतलब भाई, फलक मतलब औजार बनाने के लिए, जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फलक होते ना, अलग अलग शेप का आपको बताए थे, चॉपर चॉपिंग में बताए थे ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फलक, ऐसे पकड़ने वाला औजार। ठीक है, उसी का औजार को हम लोग फलक कहते हैं। फलक उद्योग मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के औजार बनाने का उन लोग का ज्ञान हो चुका था। ठीक, और उसका नाम एक अगला होता है गणेश्वर। ये जो गणेश्वर जगह पड़ता है, यहां से भी ताम्र पाषाण की साक्ष्य मिले। तो मैंने राजस्थान का आहार सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरा गिलोंद और दूसरा गणेश्वर। ठीक है, तो ये तीनों अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि गणेश्वर कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। गिलोंद कहाँ पड़ता है? आपका राजस्थान में पड़ता है। फिर उसके बाद आपका आहार कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ये सभी जो राजस्थान के जो जिला पर, राजस्थान का जो क्षेत्र पड़ता है, इस जगह से तांबे के अवशेष या साक्ष्य बहुत ज्यादा मिले हैं। और इन सभी में आहार को नहीं भूलिएगा, क्योंकि इसे ताम्र नगरी घोषित कर दिया गया आहार को। ठीक है,
क्योंकि तांबे के सबसे ज्यादा वस्तु इसी जगह से मिले हैं, राजस्थान से। तो देखो ये राजस्थान का सब एरिया चल रहा है हम लोग, ठीक है। उसके बाद आइए, उसके बाद अगली कड़ी में करेंगे मध्य प्रदेश। कहां जाएंगे हम लोग? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जगह जो मिले हैं ताम्र के जो अवशेष मिले हैं, मालवा, महेश्वर और नवादा टोली। तो देखो यही लिखा हुआ है, देखो नवादा, ठीक है, महेश्वर, नवादा टोली और कायथा में भी कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये जो आपका जो जगह पड़ता है बेल्ट, ये पड़ता है राजस्थान का, सॉरी मध्य प्रदेश का, राजस्थान का ऊपर वाला है, ठीक। तो मध्य प्रदेश के इन जगह से आपको अवशेष तांबे के मिले हैं। क्या मिले हैं? देखो मालवा क्षेत्र, बोला ताम्र पाषाण का गढ़ माना जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो आपका जो होता है मालवा जगह जो पड़ता है, वो किसका गढ़ माना जाता है? तांबा का। मतलब तांबा वहां बहुत ज्यादा मात्रा में यूज किया करते थे, किसका? पत्थर की तुलना में, ठीक है। आगे देखो, ये देखो यहां है ये मालवा, यहां से खींचे, एक यहां पर जगह पड़ता है मालवा ऊपर में, ठीक है। तो दूसरा नंबर है कायथा। अब देखो कायथा जगह के जो खोज करता थे, उसके खोज जो हुई थी 1964 ईस्वी में। कब हुई थी? 1964 ईस्वी में। तो देखो ऐसा माना जाता है कि देखो ये सभी खोज ज्यादा पुराना नहीं है, बहुत नई खोज है, मतलब अभी भी खोज चल रही है। तो बोला 1964 ईस्वी में VS वाकानकर, क्या उसके नाम थे इतिहास, VS वाकानकर ने 1964 ईस्वी में कायथा नामक जगह जो मध्य प्रदेश में पड़ता है उसकी खुदाई इनसे किया था, ठीक। उसके बाद यहां से खुदाई से साक्ष्य जो मिले हैं मृद भांड, किसके मिले हैं? मृद भांड और बुनाई के यंत्र, जैसे ही बताया गया बुनाई मतलब कपड़ा बुनने का यंत्र, और आपका मृद भांड के जो साक्ष्य मिले हैं वो मध्य प्रदेश के कायथा नामक जगह से मिले हैं, ठीक। तो अगर पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के किस स्थान से बुनाई के यंत्र मिले हैं, तो क्या जगह का नाम बताओगे? कायथा। इसका खोज कब हुआ था? 1964 ईस्वी में, ठीक है। अब देखो नवादा टोली, इसका तो आपसे पहले ही बता चुके हैं। नवादा टोली में भी आपके ताम्रपाषाण काल की सबसे ज्यादा साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और नवादा टोली कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश में। फिर उसके महेश्वर कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश। देखिए महेश्वर मध्य प्रदेश, नवादा टोली मध्य प्रदेश, कायथा कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश ना। फिर उसके बाद है आपका आपका नवादा बोल दिए थे ना, नवादा तो आपको बोल ही दिए मध्य प्रदेश। फिर मालवा कहां पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश। तो आपसे अगर पूछ दिया जाएगा कि नवादा टोली मध्य प्रदेश के किस जगह पर सबसे अधिक ताम्रपाषाण के साक्ष्य मिले हैं, तो सबसे पहले कहां मिला जाता है? मालवा क्षेत्र में। इसीलिए इसे गढ़, किसी चीज को आप गढ़ क्यों बोलते हैं? जैसे बोले जाता हजारीबाग का जो ये एजुकेशन का गढ़ बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? शिक्षा मिल रहा, बहुत सारे कोचिंग संस्थान है हजारीबाग को, और इस साइड भी तो एरिया है, नहीं बोलते, लेकिन इसी जगह को इसलिए गढ़ बोला जाता है क्योंकि यहाँ ज्यादा एजुकेशन सेंटर है, कोचिंग सेंटर है, गढ़। तो जहां पर किसी चीज की बहुत ज्यादा प्रमुखता होगी, प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसी चीज को हम लोग गढ़ कहते हैं, ठीक है। आइए इसके बाद हम लोग आएंगे अगला राज्य में। अगला राज्य होता है महाराष्ट्र। देखो महाराष्ट्र में बोला गया है यहाँ पर हड़प्पा कालीन की बाद की संस्कृति है। माने ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो ताम्र काल का जो विकास हुआ वो हड़प्पा काल के बाद हुआ, हड़प्पा संस्कृति के बाद हुआ, ठीक है। दूसरी नंबर बोला गया है जारवे संस्कृति, मतलब जारवे एक जगह है, देखो नासिक में ये। तो यहाँ पर जो संस्कृति का विकास हुआ मुंबई में एक जारवे नामक जगह के कारण, तो यहाँ पर जितने भी ताम्रकाल के विकास हुआ, संस्कृति हुआ, तो इस संस्कृति को उस जगह के नाम पर ही रख दिया गया, और जगह का नाम क्या कर दिया? जारवे संस्कृति। तो जारवे जैसे बोलते हैं क्या हम लोग अलग अलग, जैसे हजारीबाग की संस्कृति कुछ अलग है, रांची का बोलेंगे संस्कृति, क्यों बोले रांची संस्कृति? क्यों वहां का अलग रहन सहन सब चीज हो गया, रांची अलग हो गया। हजारीबाग का रहन सहन अलग हो गया, परिवेश अलग हो गया, यहाँ की संस्कृति हुआ। तो मतलब जहां पर जिस तरह का डेवलपमेंट विकास हुआ, वहां पर उस स्थान के नाम पर उसका संस्कृति हुआ। तो जारवे की जो जगह था मुंबई में पड़ता है, वहां पर ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति थी, उसी संस्कृति का उस स्थान के नाम पर कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? जारवे संस्कृति। अब देखो उसके बाद होता वही बोला गया है पश्चिम महाराष्ट्र में जो पड़ता है जारवे संस्कृति स्थल। उसके बाद अहमदनगर जो पड़ता है, जारवे, नवादा और दैमाबाद, ठीक है। उसमें नगरीकरण
जो स्थल था, मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं महाराष्ट्र में जहां पर वहां की जो संस्कृति थी नगरीय संस्कृति थी। वो जगह का नाम आपका क्या होता है, इनाम गांव, सोन गांव, ठीक है, और नासिक जिले में भी आपका मिलता है नगरीय संस्कृति। तो आपसे पूछ दिया जाए अगर एग्जाम में कि ताम्रपाषाण काल में नगरीय संस्कृति देखने के साक्ष्य कहां मिलते हैं, तो वो कहां बोलेंगे, महाराष्ट्र के इनाम गांव, फिर सोन गांव, फिर नासिक जिले में मिलती है। बाकी लगभग जितने जगह से साक्ष्य मिले हैं वहां पर आपको ग्रामीण संस्कृति के मिले हैं। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आपका आता है गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी, याद रखिएगा। कौन सा नदी, प्रवरा नदी। जो जारवे संस्कृति जो होता है वो प्रवरा, हाँ, जारवे संस्कृति जो होता है वो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। तो आपसे बोला जाएगा जारवे संस्कृति के साक्ष्य किस नदी के किनारे देखने को मिलती है, तो प्रवरा नदी। वो का किसकी सहायक नदी है आपका, गोदावरी। तो गोदावरी की सहायक नदी का नाम प्रवरा नदी, और उसी नदी के किनारे जारवे संस्कृति के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो उसी में एक जगह होता है हमारे पास चंदौली। चंदौली में तांबे की कुल्हाड़ी और छेनी देखने को मिले हैं। छेनी समझते हैं क्या होता है, क्यों, क्या यूज क्या होता है, तोड़ने के लिए। हाँ, क्या तोड़ने के लिए, कीमार तोड़ने के लिए। अच्छा, दीवार। मतलब कहने का मतलब है अगर कोई भी चीज ठोस चीज है उसको अगर छोटे छोटे भाग में नहीं टूट रहा जटिल, तो हम लोग छैनी का यूज करते हैं जिससे वो टुकड़े में बांट दे, है ना। छैनी और हथौड़ी, लगभग इसी प्रकार चोट मारते हैं आप लोग, है ना, इसी की तरह। तो मतलब ये तांबे की कुल्हाड़ी और साक्ष्य जो देखने को मिले हैं वो महाराष्ट्र के किस जगह पर मिले हैं, चंदौली में, याद रखिएगा। ये सभी साक्ष्य आपके इंपॉर्टेंट करेंगे। अगला, फिर उसके बाद इनाम गांव। इनाम गांव बताए ना कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो देखो वहां क्या मिले, चूल्हे के अवशेष। मतलब उस जमाने में लोग डायरेक्ट लकड़ी जला करके टांग के नहीं बनाते थे, क्योंकि मिट्टी का औजार का डेवलप हो चुका था। तो मिट्टी का जब हो चुका था, बंद कर दो दरवाजा को। मतलब कहने का मतलब है इसका भी टाइम रहता है क्या। तो कहने का सेंस ये है कि मिट्टी का जो जनरली जो हुआ करते थे, तो मिट्टी के बर्तन आप लोग यूज किए थे। तो चावल धान, अभी भी देखोगे कि मिट्टी में भी खाना बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन में खाना खाए हैं, खाए हैं, नहीं खाए हैं, खाई है। मिट्टी के बर्तन में कुछ पका के खाई है, पका के खाना खाना वो जनरली आपका जो आप बर्तन में खाइएगा ना उससे ज्यादा स्वादिष्ट उसका खाना होता है। हा? पत्तल में नहीं, मिट्टी का। नहीं तो एग्जाम अगर इसका छोटा सा एग्जाम्पल देख लोगे, जनरली दही कोई घर में जमाते होंगे, ठीक है, तो दही जो जमाते होंगे ना बर्तन में जमाते हैं, और एक मिट्टी के बर्तन में दही को जमाना, जिसके गांव में देगा वो देखना वो जमाते होंगे तो देखोगे उसका स्वाद और इसका स्वाद में जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। जिसके ज्यादा गैया रही करती है तो देखोगे वो मिट्टी के बर्तन में दूध को बहुत ज्यादा करते हैं हीट करके, इतना, हाँ। और उस दही की खासियत ऐसी रहेगी ना, दही को अगर पलट भी दोगे तो गिरेगा नहीं जमीन में। दही को अगर, दही का रूल ही यही है कि अगर ओरिजिनल दही की पहचान करना है तो दही को पलट देना, घर वाला दही को नहीं पलटना, सब गिर जाएगा। लेकिन जिस दही में एक जरा सा दूध का अंश नहीं रहेगा उसको पलटी भी कर दोगे मिट्टी का बर्तन में, दही नहीं गिरेगा। सोचो इतनी कठोरता। और इन्हीं के फ्रीज में, बिना फ्रीज का जमेगा वो, ठीक है, उसका स्वाद देखोगे। और देखोगे एक ये भी माना जाता है, एक साइंटिफिक रीजन है कि अगर मिट्टी के बर्तन में खाओगे ना तो उसका जो होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ज्यादा रहता है और की अपेक्षा में, ठीक है, और ज्यादा स्वाद। इसीलिए देखोगे कि चाय जो पियोगे तो कप में सस्ता मिलेगा लेकिन मिट्टी का बर्तन में ज्यादा। रामगढ़ का रूट में जाओगे तो देखोगे चाय पूरा बिक्री करने लगता है मिट्टी का, क्यों, उसका स्वाद जो होता है मिट्टीपन वाला रहता है। देखना मिट्टी के बर्तन का यही नहीं कि पूरा पॉलिश मारा वाला मिट्टी का बर्तन है, ओरिजिनल कुम्हार जो बना के देता है उस मिट्टी के बर्तन में नहीं होगा। तो अपने ही मिट्टी के बर्तन खरीद लेना और घर में जाके जो चाय बनाते हैं उसमें डाल के पीना, देखना स्वाद बदल जाएगा। ठीक,
तो उसी का अब नया नया ट्रेंड आया है। रांची में तो अभी एक नया ट्रेंड आया कि पूरा मिट्टी का बर्तन आग में जला देता है और वही जला करके डालता है, वो और ज्यादा स्वाद देता है। चलिए आइए, तो मेरा कहने का सेंस है कि चूल्हे बनाने के अवशेष, देखो गांव में चूल्हा बनता देखे थे ना, अभी भी है। तो क्या मालूम ये लोग कहाँ से रहता है, कौन परिवेश में देखे हैं, है ना, धान को सिझाने के लिए। और खाना में मिट्टी का, तो क्या होता है इसमें आग लगा करके मिट्टी में उसमें बर्तन लगा के खाना बनाते थे। तो मिट्टी को कहने का मतलब है कि चूल्हे के अवशेष मिलने का कारण क्या है, क्योंकि लोग का अनाज उत्पादन हो चुका था, तो अनाज का मिट्टी का भी बर्तन बना लेगा, तो इसको पकाएगा कैसे, तो डेफिनेटली कि चूल्हा का दरकार पड़ेगा। तो इस काल में बोला जाता है कि चूल्हे के अवशेष मिले हुए हैं। दूसरी नंबर बात बोला गया है वृत्ताकार और गोलाकार घरों के अवशेष मिले हैं। उस समय के घर जो होते थे वो क्या होते थे, वृत्ताकार, इस तरह अभी भी आपको देखने को मिलेगा। देखोगे बहुत जगह पर जो घर जो बनेगा गोलाकार सेपेट में बनता है, पूरा एकदम राउंड सेपेट में गोल बनता है। तो यहां पर जो साक्ष्य देखने को मिले हैं वो गोलाकार आकार वाले घर के भी अवशेष मिले। जनरली ये मिट्टी के बना करते थे, छोटे छोटे, जहां पर देखोगे जंगल में भी देखोगे अभी आदिवासी जो माने बिरहोर जो बोलते हैं समुदाय के लोग, वो लोग भी झोपड़ी जो बनाएंगे इसी टाइप का बनाएंगे, और उसमें पुआल रखने, मतलब क्या होता है वो ज्यादा सुरक्षित लोग को माना जाता है। क्यों, क्योंकि हवा से उस पर प्रभाव, देखो ये अगर रेक्टेंगल बनाओगे तो इसका हवा का प्रभाव ज्यादा होगा, लेकिन अगर सर्कुलर बनाओगे तो इसका हवा का प्रभाव उस पर कम होता है। तो मतलब आंधी तूफान में उड़ने की संभावना कम होगी इन कंपैरिजन टू रेक्टेंगल, आयताकार का। ठीक है, अब उसके बाद देखो आपको पहले ही बता दिए थे कि बस्तियों के चारों और खाई के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको ये बताए थे कि जो इनाम गांव है कि बस्ती के किनारे चारों तरफ खाई क्यों करते थे, इसलिए करते थे कि जंगली जानवरों से उन लोगों को सुरक्षा हो। क्योंकि अगर घर बना दिया, अगर आपका घर भी सोच लो अगर कहीं जंगल में है तो जाके चारों तरफ जेसीबी से खुलवा दो, कोई जानवर नहीं घुसेगा, कोई जानवर नहीं आएगा आपका, क्योंकि क्या होगा आने से पहले गड्ढा में गिर जाएगा। इसीलिए देखोगे कि पुराने जमाने में जब हिस्ट्री आप लोग प्राचीन मध्य भारत में उठेंगे, अभी भी जहां बड़ा बड़ा किला बनता था तो किनारे क्या होता था, पूरा नहर बना देता था, नहर बना दिया जाता था, और उस पर क्या होता था, एक ब्रिज आने जाने के लिए, इमरजेंसी ब्रिज। और जब आक्रमण करता था तो क्या करता था, उसको उठा देता था, तो उससे क्या होता था, कोई भी सैनिक किला में क्या होता था, प्रवेश नहीं कर पाता था। तो इसीलिए वो क्या होता था, अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से नहर बनवा दिया जाता था। तो माई बात, तो सोचो वो सभ्यता उतना वो लोग डेवलप हो चुका था। तो बस्ती के चारों ओर खाई कर दिए जाते थे जिससे उसकी बस्ती सुरक्षित रखे। फिर उसके बाद मातृ देवी की मूर्तियां के भी अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाण काल में ऐसा माना जाता है कि मातृ देवी मतलब वहां के जो प्रधानता, मतलब पूजा पाठ का भी प्रधानता हो चुकी थी। ठीक है, दूसरा नंबर बांस जैसे संरचना के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब हुआ ताम्रपाषाण काल के लोगों को बांस का भी ज्ञान था, तभी तो बांस जैसी संरचना के अवशेष मिले हैं। ठीक है, और दैमाबाद में देखो कांसे के वस्तुएं के भी साक्ष्य मिले, क्योंकि आपको बोला गया है महाराष्ट्र में जो खुदाई हुई थी उसके जो होता है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति माना गया है। और आप पढ़ाएंगे जब हड़प्पा सभ्यता में उस काल में लोगों को कांसे का नॉलेज हो गया था। मतलब कांसा कहने का मतलब, कांसा जो बनता है आपको पहले बताए थे वो मिश्र धातु का बना रहता है। ठीक है, वो किस किस मिश्र धातु से बनता है, तांबा से बनता है प्लस टीन, ये दोनों को मिक्स कर दीजिएगा तभी कांसा धातु को मिलेगा। तो हाँ, हड़प्पा सभ्यता में कांसे के औजार, धातु और बर्तन बहुत ज्यादा देखने को मिली। और जबकि यहाँ पर जो खुदाई हुई है ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो रही होगी, यहाँ जो सभ्यता डेवलप की वो ये हड़प्पा के बाद की सभ्यता थी। तो इसीलिए दामाबाद में आपके कांसे के वस्तु देखने को मिलते हैं। तो ऐसे भी जीके के में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस में भी, कांसा किसका मिश्रण है, तो याद रखिए किसका मिश्रण है, तांबा और टीन का। ठीक है, आगे देखो, इसके बाद अगला जो कड़ी आता है पूर्वी भारत। तो हम लोग जो अभी रह रहे हैं कौन सा भारत में रह रहे हैं, पूर्वी भारत, झारखंड यहीं पर ना है, ये झारखंड का एरिया, बिहार झारखंड यहीं पर है। ठीक, तो जनरली जो होता है पूर्वी भारत में आपको क्या देखने को साक्ष्य मिले हैं, बिहार में चावल, वो चिरांद नामक जगह है, देखो यही है।
चिरांद, ये गंगा नदी के किनारे स्थित जगह है। ठीक है, हाँ, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। हाँ, चिरांद है तो बोले। ये पटना से ज्यादा दूरी पर नहीं है, 16 किलोमीटर की, 30 किलोमीटर बताए थे लमसम ये दूरी है। तो ये हाँ बिहार में पटना जगह पर है। यहीं से ये जो बोला गया है आपके चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो आपका बोला गया। और दूसरा जो है पश्चिम बंगाल का बीरभूम जिला है। देखो ये पश्चिम बंगाल का जो बीरभूम जिला आता है, वहां से आपको मछली पकड़ने वाले कांटे के साक्ष्य मिले हैं। और चावल का तो ऐसा माना जाता है बीरभूम जिला और बर्धमान जिला, बीरभूम दुर्गापुर का आगे बर्धमान पड़ेगा आपको। ठीक है, तो बीरभूम और बर्धमान जिला में चावल के साक्ष्य मिले हैं। इसीलिए देखो कि बर्धमान कभी जाओगे तो यहाँ साल में 3 तरह की धान की खेती होती है। आप लोग एक तरह का खेती करते हैं ना, यहाँ पर 3 तरह की खेती होती है। मतलब एक कटेगा, दूसरा बुलाई होगा, फिर कटेगा, फिर बुलाई, में सालों भर चावल की खेती होती है। हाँ, तो बर्धमान साइड में देखोगे कि चावल का बहुत सारे छोटे छोटे काल कारखाने आपको देखने को मिलेंगे धान का। ठीक है, तो बर्धमान में जो हुआ आपका बीरभूम हुआ पश्चिम बंगाल में, यहाँ चावल के साक्ष्य और मछली पकड़ने के कांटे मिले हुए हैं। तो यहाँ पर अगर बोलेगा मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य और चावल के साक्ष्य के अवशेष कहां से मिले हैं आपके, बोलो। पूर्वी भारत, और पूर्वी भारत में अगर बोला जाएगा चावल, तो चावल तो बिहार और चिरांद और पश्चिम बंगाल में, और मछली पकड़ने के कांटे के साक्ष्य मिला है बोलेंगे तो कहां पर, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में। ठीक है, और बर्धमान जिला में। ठीक है, तो इतनी थी आपका ताम्र पाषाण काल में जिस जिस सभ्यता का विकास हुआ। तो आप रफाने राउंड में बताइए, पहले राजस्थान में कौन कौन जगह था आपका, आहार, गीलून, फिर उसके बाद गणेश्वर, फिर उसके बाद छत्तीस मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे तो मालवा, फिर नवादा, फिर कायथा, महेश्वर, नवादा टोली। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग मुंबई में एंट्री करेंगे तो कहां पर, नासिक, दायमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, चंदौली, ये जगह से मिलेगा। फिर उसके बाद अगर पूर्वी भारत में एंट्री करेंगे तो कहां पर, चिरांद बिहार में, पश्चिम बंगाल में कहां पर जाएंगे आप, बीरभूम, बीरभूम भी रहेगा। बीरभूम में मछली पकड़ने के कांटे और बर्धमान में भी देखने को मिले हैं। और दक्षिण भारत में उठिएगा तो मद्रास के अतिरम पक्कम में, जहां तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं, नीचे एकदम मद्रास, दक्षिण भारत। ठीक है, तो इतनी जगह थी जो ताम्र पाषाण काल की सभ्यता के बारे में आपको बताया गया। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि अवशेष कहां से मिले, वो जगह कहां कहां थे। आहार गिलुन को नहीं भूलिएगा, ये बहुत है। और महाराष्ट्र में क्या था, यहां पर नगरीय सभ्यता का विकास हो चुका था। समझ में आई बात। तो यहां तक थी आपके पाषाण काल का अंतिम अध्याय, जिसको कहते हैं हम लोग ताम्र पाषाण काल। तो उम्मीद करते हैं यहां तक क्लास समझ में आई होगी। तो इसको 2-3 बार रिमाइंड कीजिए और एकदम नोट्स बनाए क्लियर कट, जिससे आपको समझ में आए। फिगर के साथ बनाओ, क्योंकि ये फिगर सीखते सीखते आगे आपको ज्योग्राफी में भी बहुत मदद करेगा। ठीक है, तो आज की कक्षा है यहीं तक। धन्यवाद। बोलो आई, नवादा टोली मध्य प्रदेश, नहीं महाराष्ट्र में कहा लिखा है, इनाम गांव। आ जाओ। चार्ट में है। अच्छा, मध्य प्रदेश, नवाड़ा टोली के सबसे ज्यादा, ये बॉर्डर तो मध्य प्रदेश का है। अच्छा ठीक है, इसको चेक कर लेंगे। ठीक है।